जाए फिर हम क्लास शुरू करते हैं। शुरू करें भाई? मैम QR 15 फरवरी से होंगे बोर्ड के पेपर। ओके, ये डिस्कशन बाद में, अभी हम क्लास पे आ जाते हैं। दिस इज योर लेक्चर नंबर 9। एक चीज का आप ध्यान रखेंगे, माइक अपना ऑफ रखेंगे। क्लियर सबको? आ जाओ भाई। कल हम लोगों ने क्या डिस्कशन किया था कि अगर आपके पास कोई भी चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी एंगल के ऊपर आता है, एनी एंगल अदर देन 90, 0 और 180, सपोज आपके पास एक चार्ज ऐसे एंटर किया इस तरीके से, अरे एक सेकेंड रुको, हाँ जी, ऐसे आपका चार्ज एंटर कर रहा है सपोज v वेलोसिटी के साथ, एक चार्ज q मास m एट सम एंगल थीटा। तो उस केस में क्या करते हैं, वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स लेते हैं। एक हम लेते हैं v कोस थीटा, वो आपके पास आएगा इस डायरेक्शन में v कोस थीटा। एक आपके पास आता है इस डायरेक्शन में v साइन थीटा। फिर आपके पास ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो जो v साइन थीटा कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है दैट इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। तो एक परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड अगर कोई वेलोसिटी है तो वो कैसा पाथ क्रिएट करता है? सर्कुलर पाथ। तो v साइन थीटा की वजह से क्या आता है आपके पास? सर्कुलर पाथ। एंड यू कैन चेक कि सर्कल आपका किधर होगा, सेंटर किस तरफ पड़ेगा। अपने फिंगर्स को अलाइन करें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, v साइन थीटा के अलोंग अपना थंब, तो ये पाम जिधर फेस करता है उस तरफ मैग्नेटिक फोर्स लगता है। सो अंदर की तरफ फोर्स लगेगा, ऐसे एक सर्कल बनेगा। ठीक है, सर्कल के लिए कौन सा फोर्स जिम्मेदार होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। और यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स का कौन रोल प्ले करता है? मैग्नेटिक फोर्स। यहाँ पर v साइन थीटा की वजह से सर्कुलर पाथ है, बट v कोस थीटा भी तो इसके पास है। तो v कोस थीटा इसको क्या करता है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ट्रेवल कराता है ना। यस मैम। v कोस थीटा क्या है? ये आपके पास v पैरेलल टू व्हाट? मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की पैरेलल जो वेलोसिटी होती है, हाँ जी बेटा एक बार बताना v sin थीटा सर्कुलर पाथ कैसे बना रहा है? अच्छा, अरे वाह, 90 डिग्री में। यस, आप क्या करो, अपना राइट हैंड उठाओ, अब अपने फिंगर्स को बी के ऊपर लगाओ, थंब को v साइन थीटा के अलोंग लगाओ, पाम जिधर फेस करेगा उधर उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। अब वो सीधा ना जाके इस फोर्स की वजह से थोड़ा सा कर्व शेप लेगा, फिर दोबारा आगे लगाओगे, फिर दोबारा आगे लगाओगे, ऐसे लगाते लगाते वो एक सर्कल को ट्रेस करेगा। ठीक है, v साइन थीटा जो कि परपेंडिकुलर वेलोसिटी है, perpendicular to what? Magnetic field that is responsible for its circular motion. v cos theta responsible है horizontal motion के लिए, straight line, straight line। अभी देखो ये जो straight line वाली v cos theta, इसके ऊपर कोई मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड और इस वेलोसिटी के अंदर एंगल कितना है बताइए जरा? जीरो है। आपको पता है कोई भी वेलोसिटी अगर पैरेलल या एंटी पैरेलल होती है तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स काम नहीं करता। तो ये चार्ज को एक v cos थीटा, एक कांस्टेंट वेलोसिटी मिली हुई है जो उसको आगे की तरफ एक स्ट्रेट लाइन में लेके जा रही है, एंड v sin थीटा उसको सर्कुलर मोशन में घुमा रही है। तो इन दोनों को अगर हम कंबाइन करते हैं तो कौन सा पाथ होता है भाई? हेलिकल पाथ। यस, दिस इज योर हेलिकल पाथ। ठीक है, अब इसके अंदर जो दो कॉन्जिक्यूटिव रिंग्स के बीच में डिस्टेंस बनता है इसको आप क्या बोलते हैं? पिच। पिच किसके बराबर होती है? v cos थीटा मल्टीप्लाई बाय में टाइम पीरियड ऑफ दिस सर्कल जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स की वजह से बना, v sin थीटा के ऊपर जो एक फोर्स लगा उसकी वजह से बना। तो रेडियस क्या बनता है यहाँ पर? m v परपेंडिकुलर बाय में qb। टाइम पीरियड क्या होता है? 2 पाई m बाय में क्यूबी। टाइम पीरियड को स्पीड से कोई लेना देना नहीं होता, एक सर्कल सेम समय में बनता है। तो यहाँ पर आ जाएगा v cos थीटा इंटू में t की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 पाई m बाय में क्यूबी। तो ये सारा डिस्कशन कल हुआ था। बोलिए बेटा। स्टक है स्क्रीन? नो मैम, नो मैम, क्लियर, नो मैम, नो मैम। टाइम पीरियड का फॉर्मूला ठीक लिखा है ना मैंने? 2 पाई r नहीं है ना, 2 पाई m ही आएगा। मैम सही है। यस, पाई m ही आएगा। चलिए फिर अब आगे चलते हैं, आज का टॉपिक करते हैं लॉरेंट्ज फोर्स।
अब देखिए, आपने देख लिया कि एक चार्ज पार्टिकल अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होता है, मान लो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी चार्ज पार्टिकल है, मान लो प्लस क्यू चार्ज है, चाहे ये रेस्ट पे है चाहे ये मोशन में है, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक फोर्स लगता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था, क्या फोर्स लगेगा? मैम QE इलेक्ट्रिक फोर्स QE इलेक्ट्रिक फील्ड यही लगेगा ना, राइट? अगर यही चार्ज पार्टिकल को मैं सपोज ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और इसके अंदर आपने एक चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव करा दिया, प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल, अगर ये चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे होता तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कोई फोर्स नहीं लगता, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगता है वो ओनली मूविंग चार्जेस पे लगता है, पहली बात। अब अगर ये आप देखिए वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अपने जो फिंगर्स है उनको रखे, v की डायरेक्शन में अपना थंब रखे, तो इसके ऊपर अंदर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, तो ऐसे अंदर की तरफ एक सर्कल भी आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? और इन दोनों फील्ड्स को अगर आप कंबाइन कर देंगे तो उसका क्या पाथ रहता है, क्या क्या केसेस बनते हैं, वो टॉपिक सारा आज का डिस्कशन है। क्लियर है सबको? अगर आप इन दोनों फील्ड्स को कंबाइन करते हैं तो आपके पास जो नेट फोर्स बनता है इस चार्ज पार्टिकल पे, दैट इज ड्यू टू फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस में फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो नेट Magnetic. होता है बेटा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लोरेंट्स फोर्स। लॉरेंस ठीक है, तो अगर डिफाइन भी करना हो तो आप क्या लिखेंगे? अ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, अ नेट फोर्स acting on a charged particle placed in इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, मतलब जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तो इसी फोर्स को मैं क्या बोल देती कि मैग्नेटिक फील्ड वाला फोर्स है, राइट? मान लीजिए किसी तरीके से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड गायब कर दिया तो लोरेंट्स फोर्स किसके बराबर हो गया? मैग्नेटिक फील्ड वाले फोर्स के बराबर हो गया। क्लियर है सबको? तो अभी आप देखो डिफरेंट डिफरेंट केसेस हो सकते हैं। कैसे? सुनो जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे डाल दिया, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे ही डाल दिया, और एक चार्ज को ऐसे परपेंडिकुलर मूव करा दिया। हो सकता है चार्ज को रेस्ट पे कर दिया, हो सकता है चार्ज को मोशन में कर दिया, हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे कर दिया, उसमें चार्ज को किसी एंगल पे चला दिया। देयर आर सो मेनी केसेस, लेकिन हमको जो सिलेबस में पढ़ने हैं हम सिर्फ वो पढ़ेंगे, उनको समझेंगे तो आप कोई भी केस आ जाए आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो जो सबसे पहला केस है, सम इंपॉर्टेंट केसेस में आपके पास क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। केस नंबर 1, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, जिसमें पहला पॉइंट हम कर रहे हैं, मान लो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, और सपोज ये आपका चार्ज है Q जिसका मास है m और ये रेस्ट पे है। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है, उसके अंदर एक चार्ज पार्टिकल रखा है और वो रेस्ट पे है। तो मुझे बताओ फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? जो चार्ज है मल्टीप्लाई बाय में इलेक्ट्रिक फील्ड, यही होगा ना? और किधर लगेगा? प्लस क्यू चार्ज के ऊपर, हमेशा याद रखें इन दी डायरेक्शन ऑफ फील्ड लगता है, माइनस क्यू चार्ज के ऊपर अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लगता है, बट डायरेक्शन ऑफ फील्ड के अलोंग ही होता है। ठीक है, तो इसके ऊपर आपके पास क्या है? एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, Fe, पहला जो फोर्स लगा Fe लगा। अच्छा, जब ये रेस्ट पे रखा था इनिशियली, व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट, उस समय पर मैग्नेटिक फील्ड क्या बोलोगे आप? 0 है, क्योंकि रेस्ट पे है, रेस्ट पे आपके मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स नहीं लगता। लेकिन अब वो मोशन में आ गया ना, जैसे ही उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा वो मोशन में आया ना, आया कि नहीं आया? अब उस पे लग सकता है, लेकिन अब भी नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? मैम क्योंकि साइन थीटा 0। यस, क्योंकि वो पैरेलल है। अभी भी चार्ज का मोशन पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड है। जब भी चार्ज पैरेलल या एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड चलता है उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता। व्हेन इट इज मूविंग पैरेलल
when को हटाओ, it is moving parallel it is moving parallel to B, so no FM, that is FM equals to 0. ठीक है, कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा क्योंकि थीटा आपके पास क्या हो गया, 0. ठीक है, क्यू वी बी साइन थीटा, फोर्स का वैल्यू क्या होता है, क्यू वी बी साइन थीटा. थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड. यहाँ पर 0 है तो कोई फोर्स ही नहीं लग रहा, पहले भी नहीं लग रहा, बाद में भी नहीं लग रहा. लेकिन जो इलेक्ट्रिक, यस बेटा, समझ नहीं आ रहा, आप अपना जो प्रॉब्लम है चैट में लिखे. चलिए आगे बता रही हूँ मैं अब. यस मैम, वॉइस क्लियर नहीं थी. हाँ जी, जब तक मैं केस कंप्लीट नहीं करूं, बीच में नहीं बोले पहला, क्योंकि ऐसे तो कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग. तो ध्यान से सुनो पहले कि मैंने आपको क्या बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स जो लग रहा है वो इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लग रहा है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है. दूसरी बात, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स ना तो पहले लग रहा था ना उसके मोशन में आने के बाद लग रहा है. दोनों ही केसेस में एंगल क्या है, पहले तो रेस्ट पे था, बाद में आपके पास एंगल 0 बन रहा है. अब अगर एक फोर्स है तो फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन भी होगा. सपोज ये वाला डायरेक्शन को हम एक्स ले रहे हैं, ये वाला डायरेक्शन वाई ले लेते हैं और पीछे की तरफ जेड ले लेते हैं. अब जो मोशन है इस डायरेक्शन में, जिधर फोर्स है उधर आपके पास क्या होता है, एक्सेलरेशन. तो आपके पास एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ax की वैल्यू क्या होगी, आपको पता है सेकंड लॉ से कि नेट फोर्स क्या होता है, मास इनटू में एक्सेलरेशन. तो नेट फोर्स क्या है मेरे पास, QE है ना, तो QE बाय में m, दिस इज योर एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. अब मैं पूछूं कि बताओ भाई, चलो ठीक है, एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी बदलेगा ना. एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय में टाइम. इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी फॉर एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, vx हो गई. दिस इज इक्वल टू ux प्लस में axt यूजिंग योर इक्वेशन ऑफ मोशन. x डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी क्या है उसकी, 0 है क्योंकि वो रेस्ट पे है. फाइनल वेलोसिटी vx हमको निकालना, ax की वैल्यू आपको पता है QE बाय m इनटू में टाइम हो गया t. यानी कि यहां से आपके पास एक vx आ गई जिसकी वैल्यू है QE बाय m इनटू t. यहां से एक चीज निकल के आती है कि वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है टाइम. यानी अब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, टाइम के साथ वेलोसिटी इंक्रीज करती जा रही है. आई बात समझ में. अगर ग्राफ बोलूं मैं आपको वेलोसिटी और टाइम का बना के दो मेरे को, तो कैसे बोलोगे, ऐसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ऐसे ग्राफ होता है ना. एक्सेलरेशन क्या दिख रहा है आपको, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट. अच्छा अगर मैं बोलूं कि डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाओ, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आप लिख सकते हो ना, एस इज इक्वल टू एस एक्स. देखो डिस्प्लेसमेंट, जिधर फोर्स जिधर एक्सेलरेशन उस तरफ आपके पास डिस्प्लेसमेंट हो गया. तो हम एक्स डायरेक्शन में ही ले रहे हैं, यू एक्स टी प्लस में हाफ ए एक्स टी का स्क्वायर. सो यू एक्स आपके पास 0 है तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, हाफ ए एक्स टी स्क्वायर. अब ए एक्स की वैल्यू पता है, टाइम की पता है, तो डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर. क्लियर है सबको, ठीक है. तो यहां से जो इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है, पहला इलेक्ट्रिक फील्ड को पैरेलल लिया और चार्ज को रेस्ट पे लिया. चार्ज इज एट रेस्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड. चार्ज अगर रेस्ट पे है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चाहे चार्ज रेस्ट पे है चाहे मोशन में, फोर्स लगता है. कहाँ लगता है, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है और नेगेटिव चार्ज पे अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है. फिर हमने देखा कि फोर्स जो मैंने येलो में एरो दिखाया इधर लग रहा है, फोर्स की वैल्यू QE होती है. ठीक है, इस फोर्स की वजह से एक एक्सेलरेशन आएगा इसी डायरेक्शन में, ax की वैल्यू क्या हो जाएगी, QE बाय में m, क्या होता है, फोर्स बाय में मास. अब मैंने पूछा कि एक्सेलरेशन है तो फाइनल वेलोसिटी बताओ कुछ समय बाद कितनी होगी. तो आपने इक्वेशन ऑफ मोशन उठाई, vx इक्वल्स टू ux प्लस में axt. वहां से आपने vx निकाल दिया क्योंकि ux 0 था. फिर आपने देखा कि वेलोसिटी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t है, टाइम के साथ बढ़ रही है, तो उसका ग्राफ वगैरह आप देख सकते हो. डिस्प्लेसमेंट आप बता सकते हो. यहां से मुझे बताओ इसका ट्रेजेक्टरी कैसा होगा, कैसे चलेगा ये. इसके ऊपर फोर्स x डायरेक्शन में लग रहा है ना, उसी की तरफ एक्सेलरेशन है, उधर ही इसका वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है. तो क्या स्ट्रेट लाइन नहीं चल रहा है, स्ट्रेट लाइन. पाथ क्या है, स्ट्रेट लाइन है कि नहीं. तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट. अब सेकंड पॉइंट क्या है, इसी के अंदर
चार्ज अगर पहले ही मोशन में है सपोज, अब मैं सेकंड पॉइंट आपको ड्रॉ करके दिखा रही हूँ, ये आपके पास मान लीजिए वही इलेक्ट्रिक फील्ड है, वही आपके पास क्या मैग्नेटिक फील्ड है, केस 1 में ही चल रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है। अब आपका मान लीजिए जो चार्ज है एक v नॉट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, ठीक है, क्लियर है सबको। अब मुझे बताओ इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स जो लगेगा, अब मूविंग चार्ज हो चाहे रेस्ट हो, इलेक्ट्रिक फोर्स तो लगेगा, कितना लगेगा? हम क्यों हाँ मैंने दिया नहीं आपको, चार्ज भी क्यों है, मास उसका एम है, तो क्यों ही। अब जिधर फोर्स है उधर आपके पास एक्सेलरेशन भी होता है ना, ये आपके पास किधर है, एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। सो आप ए एक्स बता सकते हो कितना हो जाएगा, क्यू ई बाय में जो इसका मास है। अब इसकी फाइनल वेलोसिटी बता सकते हो, एक्स डायरेक्शन में कितना होगा, यू एक्स प्लस में ए एक्स इंटू में टी। यू एक्स अब आपके पास जीरो नहीं है, कितना है, वी नॉट प्लस में ए एक्स कितना हो जाएगा, क्यू ई बाय में एम इंटू में टाइम टी। सो यहाँ पर भी वेलोसिटी आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम है, लेकिन यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू एडेड है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप ग्राफ बनाते हैं, जब आपके पास इस तरीके से y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला जो सिचुएशन से कंपेयर करें, तो आपके पास v और t के बीच में कुछ ऐसे ग्राफ आते हैं। यस बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगा, उसकी वजह से एक्सेलरेशन निकाला, फिर वेलोसिटी वाले फॉर्मूले में पुट किया, v इज इक्वल टू यू एक्स प्लस में ए एक्स टी, यू एक्स को v नॉट पुट किया क्योंकि यहाँ पर v नॉट जीरो नहीं है। ये तो कहानी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब बात करते हैं हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। अब बता दो, मैग्नेटिक फील्ड का तो आपको सिंपल दिखाई दे रहा, मोशन में तो है, लेकिन मैम जीरो। मैग्नेटिक फील्ड है पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, एक सेकेंड रुकिए, मोशन पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, देयरफॉर फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इक्वल्स टू जीरो। अब ट्रेजेक्टरी क्या होगा बेटा, हम स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन ही होगा, जिधर एक्सेलरेशन है उधर ही वेलोसिटी है, उधर ही चल रहा है आपके पास। हाँ जी, अब किसको प्रॉब्लम है, कौन सा केस रिपीट करना है, अब इतना रिपीटेशन पॉसिबल नहीं है। कौन सा बोल रहे हो आदर्श, वाईफाई प्रॉब्लम, अगर तो लास्ट में रिपीट कर मैम दीजिएगा। आपने यहाँ पे इंटरसेप्ट क्यों लिया है? यहाँ पर देखो आपके पास ये भी तो आएगा ना, अगर सिर्फ इतना होता तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी था, तो आपके पास ऐसे ओरिजिन से पास हो जाता, लेकिन अब वी नॉट एक वैल्यू एडेड है, ठीक है। सो वो वी नॉट वैल्यू ये होगी। अब यहां से आगे आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी दिखा रहे हो। अच्छा, यहाँ पर आप डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हो। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। सो यू एक्स आपके पास क्या हो जाएगा, वी नॉट प्लस में हाफ ए एक्स कितना हो जाएगा बेटा, क्यू ई बाय में एम टी स्क्वायर। क्लियर है सबको? यस मैम। ओके आदर्श, अभी तक हमने हमने हाँ जी मैम हमने इसमें इलेक्ट्रिक फोर्स क्यू ही लिया है, लेकिन ए एक्स इक्वल टू में क्यू ही अपॉन में एम कहाँ से आएगा? क्योंकि सेकंड लॉ क्या कहता है कि अगर किसी भी बॉडी के ऊपर नेट फोर्स एफ, मान लीजिए एफ नेट है, दैट इज इक्वल टू मास इनटू में एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एफ बाय में एम ना, और एफ इज इक्वल टू क्यू ई बाय में एम। जो बॉडी का मास है, मान लो आपने एक, मान लो ये बॉडी है, इसके ऊपर आपने कोई फोर्स लगाया, तो इसका मास एम है, ये किसी एक्सेलरेशन से मूव करेगा, तो जो फोर्स होता है दैट इज इक्वल टू इट्स मास इनटू में एक्सेलरेशन। तो जो फोर्स लग रहा है वो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, जिसकी वैल्यू क्यू ही है, डिवाइडेड बाय इट्स मास, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। हाँ जी आदर्श, एक बार ध्यान से सुनिए बेटा, पिछले केस में क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल रखे हैं, उसके अंदर चार्ज को रेस्ट पे छोड़ दिया, रेस्ट पे छोड़ दिया, तो सबसे पहली बात दिमाग में ये आनी चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कोई फोर्स नहीं लगेगा, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा, और वो किधर लगता है, प्लस चार्ज पे इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लगता है, जो कि मैंने एरो से आपको दिखा रखा है। क्लियर है सबको? अब ये आपके पास जो फोर्स आ रहा है, एक मिनट लेट मी कंप्लीट इट, ये जो फोर्स आ रहा है इसकी वैल्यू क्यू ही होती है, यहाँ से आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, और v इज इक्वल टू यू प्लस एटी को यूज करते हुए vx निकाल सकते हो, और यहाँ से आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो, बस ये बताया है फर्स्ट पार्ट में। और आपको दिख रहा है कि एक ही फोर्स लग रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, जो उसको आगे की तरफ लेके जाएगा स्ट्रेट लाइन में। सिमिलरली ये वाला केस था, इसमें हमारा चार्ज मोशन में था, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अब भी फोर्स नहीं लग रहा, क्योंकि वो पैरेलल मूव कर रहा है टू मैग्नेटिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक फोर्स लग रहा है, जैसे कि पिछला केस किया, सेम टू सेम, एफ इक्वल्स टू क्यू ई, ax इक्वल्स टू क्यू ई बाय एम, vx इक्वल्स टू ux प्लस में axt,
और यहाँ से हमारे पास क्या निकल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट भी निकल जाएगा। तो पाथ क्या है, अब भी स्ट्रेट लाइन है। ओके, केस सेम है, बस यहाँ पर एक इनिशियल वेलोसिटी दे दी, बट वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, वहां वो वी नॉट थी नहीं। दोनों ही केस में मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है। तो उस फोर्स से आप एक्सेलरेशन इन दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वेलोसिटी इन दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बढ़ रही है, पाथ क्या फॉलो करेगा, ये सब बातें बता सकते हो। दिस इज योर केस नंबर 1 का 2 पॉइंट हो गए हैं। और अब थर्ड पॉइंट आता है कि अगर इस चार्ज को हम लोग परपेंडिकुलर मूव करा दे, मान लीजिए ये आपके पास है इलेक्ट्रिक फील्ड, यही आपके पास है मैग्नेटिक फील्ड, और इसमें हम चार्ज को परपेंडिकुलर अगर मूव करा दे, फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर बी, और आपने चार्ज ऐसे मूव करा दिया, क्लियर है सबको। अब चार्ज मोशन में है Q एंड इसका मास m है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से तो फोर्स लगना ही था, चाहे वो चार्ज मोशन में होता चाहे रेस्ट में होता। और किधर लगता है, अगर प्लस Q है तो किधर लगेगा बेटा, इस डायरेक्शन को मैं बोल रही हूँ x, इसको मैं y, और पीछे की तरफ मैं z ले, तो मुझे बताओ किधर लग रहा है, x डायरेक्शन में लगेगा ना। सो योर फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इन x डायरेक्शन कितना हो गया, चार्ज इनटू में इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। अच्छा, एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हो आप इन दी एक्स डायरेक्शन, कितना होगा, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो एक्सेलरेशन से पहले मुझे बताओ मैग्नेटिक फील्ड की कहानी बताओ। चलो अगर आपके पास ये परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रहा है तो आपके पास एफ एम क्या होगा, मैम 0 ही होगा अभी भी। नो नो नो, जीरो कैसे होगा, तो परपेंडिकुलर मैम साइन 90 हो तो साइन 90 वैल्यू आ रही है, देखो यहाँ पर, यस मैम। ठीक है। यहाँ पर आपके पास Q V नॉट B, परपेंडिकुलर वेलोसिटी क्या है, V नॉट है यहाँ पे। तो अब आप बता सकते हो क्या कि आप मैग्नेटिक फील्ड के लिए अपनी फिंगर्स को अलाइन करें, ठीक है, इलेक्ट्रिक सॉरी वेलोसिटी की डायरेक्शन में अपना थंब अलाइन करें, तो आपको दिख रहा है कि अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है, तो सर्कल किधर बनेगा, अंदर बनेगा ना, ऐसे बोलिए, इनवर्ड्स बनेगा। तो ऐसे आपके पास सर्कल बन रहा है, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, इनवर्ड्स इस तरीके से, ठीक है। अब इसके पास एक और वेलोसिटी आ रही है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि यहां से निकालेंगे हम लोग। देखो मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ आपका क्या करता है, डायरेक्शन को बदलता है, वो वेलोसिटी नहीं बढ़ाता या कम करता, वो सिर्फ डायरेक्शन बदल रहा है। तो ये एक डायरेक्शन में उसने उसको घुमाना चाहा। अब इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से क्या होगा, एक एक्सेलरेशन होगा इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन में ही, दैट इज इक्वल टू QE बाय में M। अच्छा, यहां से आप निकाल सकते हो VX कितना होगा, UX प्लस में AX इंटू टी। जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स है ना, वो सिर्फ x डायरेक्शन में लग रहा है, y डायरेक्शन में नहीं लग रहा, इसलिए हम लोग सारी इक्वेशन x डायरेक्शन में डिस्कस कर रहे हैं। तो यहां से आपके पास Vx इज इक्वल टू UX के आपके पास 0 है, आपका चार्ज ऐसे मूव कर रहा है, क्या कोई x डायरेक्शन में वेलोसिटी है बेटा, नहीं है, तो आपके पास कोई वेलोसिटी नहीं है, तो उसको 0 पुट कर देते हैं, यानी कि प्लस में AX की वैल्यू QE बाय में M बाय में सॉरी इनटू में T। तो यहाँ से आपके पास Vx आ गया QE बाय में M इंटू में T। क्लियर है सबको। अच्छा, तो ये वाली जो वेलोसिटी है, ये वाली वेलोसिटी इसको स्ट्रेट लाइन में चलाएगी ना, चलाएगी कि नहीं। आपके पास जो देखो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ऐसे है, एक्सेलरेशन भी इधर, ये वेलोसिटी भी इधर बढ़ रही है, तो ये वेलोसिटी इसको स्ट्रेट लाइन में चलाएगी। और एक वेलोसिटी जो V नॉट परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है, वो उसको कैसे चला रही है, सर्कल में चला रही है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से कल एक केस डिस्कस किया था, क्या बनेगा, हेलिकल। हाँ जी बेटा बोलिए। मैम हम ये बोल रहे थे, ये हमने रेस्ट से स्टार्ट किया है चार्ज को। ये आप ऐसे समझो, रेस्ट से स्टार्ट नहीं किया, V नॉट वेलोसिटी से चल रहे हो उसके अंदर, ऐसे मान लो, बट इसके पास कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, सॉरी इसके पास कोई x डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी है V नॉट, बट y डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई फोर्स नहीं है, तो वहां हम चेक ही नहीं कर रहे, तो फोर्स नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से तो कोई वेलोसिटी आएगा नहीं y डायरेक्शन में, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से डायरेक्शन बदलेगा, ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ डायरेक्शन बदलता है। तो यहां से आपका पाथ आपने ही बताया क्या बनेगा, हेलिकल।
अब हेलिकल दो तरीके के बन सकते हैं, एक तो मैंने बनाया ये, एक मैं बना रही हूं, बताओ कौन सा बनेगा, फर्स्ट और सेकंड? मैम सेकंड। क्यों? मैम वो वेलोसिटी भी है ना उधर एक्सीलरेशन के साथ, यस, यहाँ पर देखिए टाइम के साथ change हो रही वेलोसिटी है। तो है, बट वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। जैसे लास्ट केस कल हमने डिस्कस किया v cos थीटा फिक्स वैल्यू थी, पर यहाँ पर देखो टाइम के साथ डिपेंड कर रही है ना, टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। यानी कि जो एक सर्कल आपके पास सेम डिस्टेंस पे जो बन रहे थे वो सेम ना बन के क्या हो रहा है, थोड़ा आगे जा रहा है, टाइम के साथ वो थोड़े दूर होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पास पिच क्या थी और यहाँ पर पिच देखिए, क्या आपके पास यहाँ पिच वेरिएबल हो रही है? यस मैम। यस, तो यहाँ पर आपके पास क्या है, पिच इज वेरिएबल। सो ये वाला केस हमारा नहीं बनेगा। यहाँ पर आपके पास पिच कांस्टेंट कब होती है, जब कांस्टेंट वेलोसिटी होती है। क्लियर है? अब पिच की वैल्यू आप निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे? अब इस डायरेक्शन में मान लो मुझे यहाँ का निकालना है, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी आएगी आप वो लिखेंगे इनटू में वन टाइम पीरियड में कितना उसने डिस्टेंस कवर किया, वही तो पिच होती है। तो ये हमारे पास वेलोसिटी हम यूज करेंगे, और वन टाइम पीरियड 2 पाई m बाय में क्यूबिक, क्योंकि आपके पास टाइम पीरियड वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। क्लियर है सबको? तो ये वाला इंपॉर्टेंट चीज है कि पिच आपको समझ में आना चाहिए। वेरिएबल क्यों है? क्योंकि वेलोसिटी या स्पीड, समझ में, यहाँ पर जो स्पीड बन रही है वो टाइम के साथ डिपेंड कर रही है। टाइम बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगी, तो जो कॉन्जिक्यूटिव सर्कल्स थे अब वो दूर होने लग जाएंगे। आई बात समझ में? यस मैम। यस मैम। चलिए, ये तो केस हो गया हमारे पास, पहले रेस्ट पे लिया था, ई पैरेलल टू बी ही लिया, पहले रेस्ट पे लिया। सेकंड केस में मोशन में लिया लेकिन पैरेलल लिया। फिर थर्ड केस में ई भी पैरेलल है लेकिन परपेंडिकुलर चार्ज मूव करा दिया। अब एक जनरल केस तो बच गया ना, कोई भी एंगल पे अगर हम चलाएं तो क्या चलेगा, क्या होगा? तो आपके पास क्या है, जो नेक्स्ट केस है, मतलब केस वही है, पॉइंट नंबर 4 है, ई इज पैरेलल टू बी अगेन, ठीक है, और आपके पास जो चार्ज है वो किसी और एंगल पे एंटर कर रहा है। सपोज ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, और आपका जो चार्ज है कुछ ऐसे एंटर किया v वेलोसिटी के साथ एट सम एंगल थीटा। तो जब आपके पास कोई भी रैंडम एंगल पे आता है तो आप क्या करते हैं, इसके कंपोनेंट लेते हैं, लेते हो कि नहीं लेते हो? यस मैम। यहाँ पर कितना आएगा, v cos थीटा, इधर कितना आएगा, v Sin sin थीटा। ठीक है, अब मुझे बताओ, ये जो चार्ज है q है, मास m है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस चार्ज के ऊपर एक फोर्स तो लगेगा इन दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये वाला डायरेक्शन में x लूं, ये y लूं, और लेट्स से पीछे वाला मैंने z लिया, ठीक है, सो यहां पर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस q चार्ज के ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। फोर्स की वैल्यू ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इन पॉजिटिव x डायरेक्शन कितना होगा, चार्ज इनटू में इलेक्ट्रिक फील्ड। QE। अगर एक्सेलरेशन निकालूं मैं इसी डायरेक्शन में तो क्या होगा आपके पास, QE में m, राइट। यहां से Vx अगर आप निकालें तो Ux प्लस में Ax इंटू टी, तो Vx क्या हो जाएगा, Ux अब जीरो नहीं है, Ux की वैल्यू क्या है, v cos थीटा। इस वेलोसिटी से वो चल रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, v cos थीटा, प्लस में Ax क्या निकाला आप लोगों ने, QE बाय में m इंटू में टाइम t। क्लियर है सबको? अब मैग्नेटिक फील्ड, ये अच्छा ये वाला जो मोशन है ये स्ट्रेट लाइन में रहेगा ना, ये तो क्लियर है ना? यस मैम। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेशन, उधर ही वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, आपके पास उस डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन मोशन होना चाहिए। v sin थीटा इज अगेन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, v sin थीटा क्या है, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, तो इसकी वजह से क्या होगा भैया, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन आप चेक भी कर सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को रखे, v sin थीटा के डायरेक्शन में अपना थंब रखे, तो अंदर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, तो अंदर की तरफ एक सर्कल बनेगा ना। अगर आप सर्कल का प्लेन देखिए क्या बनेगा, देखो x डायरेक्शन ही है, आपके पास सर्कल बनेगा y z के अंदर, राइट। कैसे, b की डायरेक्शन में अपना फिंगर्स करें, v sin थीटा की डायरेक्शन में अपना थंब, तो आपको लग रहा है कि एक फोर्स अंदर की तरफ लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स। अब धीरे 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 आपको दिख रहा है ऐसे एक सर्कल बनेगा वाई जेड प्लेन के अंदर, और उसका एक मोशन हो रहा था स्ट्रेट लाइन, दोनों को कंबाइन करके क्या बनेगा बताओ जरा, मैम हेलिकल।
ठीक है, अगेन आप बोलेंगे कि वेलोसिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम है, तो आपके पास कांस्टेंट पिच नहीं है, वेरिएबल पिच है। ठीक है, आपके पास ऐसे वेरिएबल पिच बनेंगे। ओके, अच्छा यहां से एक चीज बताओ, अच्छा ये बताओ, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में कोई फोर्स लगेगा? नो मैम। नहीं लगेगा। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है, प्लस चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, अपोजिट नेगेटिव चार्ज पे अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। सो वी साइन थीटा वाला जो वेलोसिटी है उसके ऊपर तो इलेक्ट्रिक फील्ड अफेक्ट ही नहीं करेगा ना, उसका काम सिर्फ क्या है, सर्कुलर मोशन। अच्छा इसका रेडियस भी आप निकाल सकते हो, रेडियस क्या होता है, एम वी परपेंडिकुलर बाय में क्यू बी। मैम वेरिएबल पिच कैसे आ रही है? वेरिएबल पिच कैसे आ रही है, ध्यान से देखो जरा, इस वेलोसिटी वाली जो आपको स्ट्रेट लाइन में मोशन करा रही है वो वेलोसिटी क्या है आपके पास, vx। vx इज इक्वल टू v cos थीटा प्लस में qe बाय में m इंटू टी, टाइम पे डिपेंड करा ना बेटा, वेलोसिटी समय के साथ बढ़ती जा रही है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। ठीक है, तो जो सर्कल आपके पास ऐसे कवर होना था, वेलोसिटी ज्यादा होने की वजह से थोड़ा और आगे जाके कवर होगा। क्लियर है सबको? यस मैम। चलो, अब आपके हो गए केस नंबर 1 के सभी पॉइंट कंप्लीट। अब जो केस नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हेन केस नंबर 2 ना, बस तो किया है हमने। जब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड, मैम यस बेटा, मैम सेकंड केस में भी तो एफ पैरेलल टू बी था, बस लेकिन बस मोशन में था। सेकंड केस में क्या था, एफ पैरेलल टू, नहीं मैम ई पैरेलल टू बी में था। समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो, समझ में आ गया क्या? हम मैं ये कह रही हूँ सेकंड केस तो एक तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर पैरेलल ही है मैग्नेटिक फील्ड के, वहां पे भी मोशन में था, यहाँ पर भी है। हाँ, तो यहाँ पर जो v cos थीटा है इसकी वजह से तो कोई भी फोर्स नहीं लग रहा ना, मैग्नेटिक फोर्स v cos थीटा की वजह से तो आएगा ही नहीं, सिर्फ v sin थीटा की वजह से आएगा। यहाँ पर हमने जो डिस्कशन किया ना, ये वाला आप केस किस तरह सिमिलर बोल रहे हो, जैसे कौन सा केस किया था हम लोगों ने, ये वाला। ठीक है, यहाँ पर आपके पास v नॉट जो परपेंडिकुलर था, तो यहाँ पर जो v नॉट वाला केस था वही v sin थीटा वाला केस है। इसमें v नॉट जो है ऐसे स्ट्रेट लाइन है, तो v नॉट यहाँ जो केस है वही आपके पास क्या है, यहाँ पर v cos थीटा वाला केस है। वहां v नॉट है, यहाँ v cos थीटा वैल्यू है। यहाँ पर आपके पास परपेंडिकुलर v नॉट थी, यहाँ परपेंडिकुलर v sin थीटा है। आई बात समझ में? और यहाँ पर आपके पास हेलिकल क्यों था, क्योंकि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स आया था, तो v नॉट सिर्फ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, बट इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक फोर्स आता है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। समझ में आई बात? तो उस तरफ एक वेलोसिटी आ गई थी ये वाली, और ये v नॉट की वजह से एक सर्कल आया था। अब यहाँ पर क्या है कि ऑलरेडी एक वेलोसिटी है v cos थीटा, बट इसके अलावा भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक वेलोसिटी बनती है vx, v cos थीटा प्लस में qe बाय m इंटू टी। सो इसमें कंफ्यूज नहीं हो, एक बार इससे इन सभी केसेस को अलग अलग, मतलब आप ऐसे बोलिए कि आपके दिमाग में डब्बे हैं, अलग अलग केसेस को अलग अलग डब्बों में सेट करो, एक बार एनालाइज करो दोबारा से नोट्स के थ्रू, सारा दिमाग में फिर सेट हो जाएगा। कहाँ आपको सिमिलैरिटी लग रही है, कहाँ डिफरेंसेस लग रहे हैं, वो आपको अपने खुद के नोट्स या मेरे वाले जो बना रही हूँ मैं अभी, इन्हीं को देख के समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। E is perpendicular to B and V is perpendicular to E and V is perpendicular to B also, मतलब तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर इस केस के लिए मैं डायग्राम बनाऊं तो डायग्राम हम बना सकते हैं कैसा, तीनों केसेस हमारे परपेंडिकुलर है, तो आप कैसे बनाएंगे? हाँ जी, सारे केसेस हो गए ना यहाँ तक? यस, 4 ही पॉइंट थे पहले वाले में। केस नंबर 2, पहली बात तो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, तो पहले बना लो एक प्लेट, इनफाइनाइट प्लेट, ये बना ली मैंने एक प्लेट इनफाइनाइट, ये पॉजिटिव प्लेट कर लीजिए, ये नेगेटिव प्लेट कर लीजिए, तो आपको पता है पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? कैपेसिटर तो पढ़ा ही है ना सबने,
कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, पॉजिटिव टू नेगेटिव। सो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आगे आप चाहिए क्या, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड को ड्रॉ कर लेते हैं, परपेंडिकुलर टू होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड। सो ऐसे बना लेते हैं, परपेंडिकुलर हो गया ना, एक इनवर्ड है एक ऐसे है, दोनों परपेंडिकुलर है कि नहीं है। एंड अब चाहिए मुझे Yes, वेलोसिटी, वेलोसिटी इन दोनों के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो अगर मैं वेलोसिटी को एंटर करा दूं कुछ इस तरह ऐसे, तो क्या ये तीनों परपेंडिकुलर होंगे कि नहीं होंगे, बोलिए, चेक कर लो। Yes, ma'am. वी Yes, आपके पास ma'am. ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, परपेंडिकुलर है। ई आपके पास ऐसे है और वेलोसिटी ऐसे है, अब भी परपेंडिकुलर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी परपेंडिकुलर, ऑल थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू अदर। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, मुझे ये बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पे जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा। मान लीजिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है वो ई है और मैग्नेटिक फील्ड का बी है, तो बताइए B. फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक Magnetic field. इस, मान लो ये डायरेक्शन आप एक्स ले रहे हो, ये ऊपर वाई ले रहे हो और पीछे जेड ले रहे हो, तो किस डायरेक्शन में मैम फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होगा ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से तो होगा ना बेटा, एक चार्ज क्यू है एक मास एम है, आपने इसको एंटर कराया इलेक्ट्रिक फील्ड में v वेलोसिटी के साथ, तो जो मूविंग हो चाहे आपके पास रेस्ट पे हो, आपके पास इस पे एक फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से नीचे ऐसे आ रहा ना, तो नीचे की तरफ फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, नेगेटिव वाई Yes, डायरेक्शन ma'am. में, जिसका वैल्यू कितना होगा क्यूई। यानी एक ये जो चार्ज है इसके ऊपर एक, यहाँ बना रही हूँ, ये जो चार्ज है इसके ऊपर एक फोर्स लगा नीचे की तरफ, करेक्ट, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक। थर्ड वाली सिचुएशन के लिए अपने समझ नहीं आ रहा लिखा हुआ। थर्ड वाली डायग्राम समझ में नहीं आया। कौन सी थर्ड मैम वाली फिर सिचुएशन, से एक बार फिर से। तुम्हारी आवाज आज कट कट के आ रही है रेबा। नो प्रॉब्लम, आप अपने डाउट्स लिख के रखो, आपका मैं आज अलग से सेशन लेने वाली हूँ 15-20 मैम मिनट। ये वाला एक बार फिर से बता दीजिए। यही सेम केस, अभी यस तक मैम। इसमें मैंने कुछ बताया ही नहीं बेटा, इसमें तो बस मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी जो है तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर ड्रॉ करी है बस। आपको दिख रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, और वेलोसिटी इनको कैसे काटते हुए जा रही है, तीनों परपेंडिकुलर है ना। देख लो, वेलोसिटी ऐसे, Yes, मैग्नेटिक ma'am. फील्ड ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, वेलोसिटी ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, ऑल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब एक जो चार्ज आपने एंटर कराया इसके अंदर, उसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लग रहा है जिसका वैल्यू होता है क्यू, या वो लग किधर रहा है आपको पता है, एक चार्ज के ऊपर किधर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, प्लस चार्ज है तो इन दी डायरेक्शन ऑफ फील्ड, तो नीचे लगेगा ना, इसलिए मैंने वहां माइनस वाई डायरेक्शन लिखा है। आई बात समझ में। अब हम चेक कर लेते हैं मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, सेकंड पार्ट, मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, आप देख लो जरा, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलाइन योर फिंगर्स इनवर्ड्स, ठीक है। वेलोसिटी की डायरेक्शन में थंब किधर लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है ना, यानी कि इसी सेम चार्ज के ऊपर एक ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, क्या लगेगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, क्यू वी बी साइन थीटा, यानी साइन 90। वेलोसिटी और उसके बीच में क्या एंगल है मैग्नेटिक फील्ड में, 90 है ना। देख लो जरा, वेलोसिटी ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर एंगल Yes, ma'am. 90 है, तो क्यूवी भी फोर्स लग रहा है ना, तो ऊपर कितना फोर्स लगा क्यूवी भी। अब यहां से हमारे पास 2-3 केसेस निकल जाएंगे। पहला केस, अगर मैग्नेटिक फोर्स इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फोर्स, अगले उस पर ड्रॉ कर रही हूं मैं। अब यहाँ पर एक फोर्स आया आपके पास ऊपर क्यू वी बी, जिसकी वैल्यू है ये क्या है मैग्नेटिक फोर्स, एक फोर्स आपके पास आया नीचे, क्या है आपके पास नीचे वाला फोर्स क्यू ई, दिस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। आई बात समझ में। पॉइंट नंबर 1, अगर आपके पास क्यू वी बी यानी कि मैग्नेटिक फोर्स बड़ा है इलेक्ट्रिक फोर्स से, तो नेट फोर्स किधर होगा, ऊपर होगा कि नीचे होगा, मैम ऊपर। डायरेक्शन है, ये वाई है, ये जेड है, तो आपके पास नेट फोर्स ऊपर की तरफ होगा ना, जिधर फोर्स ज्यादा होता है उधर नेट फोर्स होता है,
तो मैं पहला जो पॉइंट बना रही हूँ, मैं कह रही हूँ FM इज ग्रेटर देन FE, राइट? तो इस केस में आपके पास क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फोर्स, राइट? अब यहां से एक चीज निकल के आती है क्या, अब इसका ट्रेजेक्टरी कैसा होगा? जैसे अगर मान लीजिए ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है, तो ये अब आ तो सीधा रहा था, लेकिन अब इसके ऊपर नेट ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, तो क्या इसका ट्रेजेक्टरी ऐसा नहीं होगा? ऐसे जाने की बजाय वो ऐसे ऊपर की तरफ घूमना शुरू कर देगा ना, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको क्या बोलते हैं, अपवर्ड पैराबोलिक, अपवर्ड पैराबोलिक। समझ में आई बात? इसमें कुछ भी डाउट है तो पूछो, एनीथिंग यू वांट टू आस्क। मैम ये ऊपर की तरफ कैसे जाएगा? ऊपर की तरफ कैसे? मैम, ये देखो आपके ग्राफ पास, ऐसे कैसे बना? देखो आपके पास ऐसे आ रहा था ना, ठीक है, ये वाई डायरेक्शन ले लो, ये एक्स डायरेक्शन ले लो, पहले तो ऐसे आ रहा था, अब क्या है कि मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा है, ठीक है, तो ऊपर की तरफ एक नेट फोर्स लग रहा है, तो सीधा तो नहीं जा सकता, थोड़ा सा ऐसे घूमना शुरू करेगा कि नहीं करेगा? अब इसके Yes. पास एक वेलोसिटी है, अब क्या हो रहा है, ये सीधा नहीं मूव कर रहा, ऊपर की तरफ एक नेट मैग्नेटिक फोर्स लगे जा रहा है, और आप इसको डायरेक्शन से भी चेक कर सकते हो। अंदर की तरफ आपके पास मैग्नेटिक फील्ड था, वेलोसिटी इधर था, तो इसके ऊपर फोर्स लग रहा है ना, ठीक है। अगर आप देखिए अब वेलोसिटी ऐसे हो गया होगा, इस पे ऐसे फोर्स लग रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये आपके पास इस तरीके से ऊपर जा रहा है। और सिंपली भी ऐसे सोच सकते हो, कोई चीज सीधी जा रही है और उसके ऊपर नेट फोर्स हमेशा ऊपर की तरफ लग रहा है, तो सीधी ना जाके ऐसे ऊपर घूमेगी ना, इस तरीके से घूमेगी कि नहीं? यस मैम। तो इसको क्या बोलते हैं, अपवर्ड पैराबोलिक पाथ, जो इस तरीके से मोशन ऊपर की तरफ आ रहा है। केस नंबर 1 हो गया। अब केस नंबर 2 क्या होगा, अभी आप खुद ही बता दो क्या हो सकता है। मैम जब इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी। यस, इलेक्ट्रिक हम फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी हो जाएगी, तो क्या होगा, नीचे की तरफ घूम जाएगी चीज। हम डाउनवर्ड पैराबोलिक। यस Yes. मैम। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो गई मैग्नेटिक फील्ड से, आप लिख दीजिए यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ग्रेटर देन मैग्नेटिक फील्ड, तो इस केस में क्या होगा भाई, मान लीजिए ये एक्स था, ये वाई है, कोई चीज सीधी आ रही थी, सीधी ना आके वो नीचे की तरफ क्या होगा, घूमेगी, तो आपके पास ये ऐसे मोशन है। आई बात समझ में? एक मिनट मुझे चेक करने दो इसका कर्व, ऐसे ही आना चाहिए आई गेस। तो ये थोड़ा सा एक्सेस में कंफ्यूजन होगा, एक्सेस ऐसे बना लो, नेगेटिव वाई में घूमेगी ना। मान लो ये आप अब जो हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, नीचे आपके पास क्या होता है, माइनस वाई होता है, इधर आपके पास माइनस एक्स होता है, पीछे जेड माइनस है। तो आपके पास मान लीजिए ऐसे चलना था, पर ये इस पे फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, तो आपके पास कैसे होगा नीचे की तरफ फोर्स, इस माइनस वाई में। ठीक है, ये आप नीचे की तरफ जो है क्वाड्रेंट बना लो। समझ में आई बात? इसको क्या बोलते हैं, डाउनवर्ड पैराबोलिक। ये आएगा कुछ ऐसे। ड्राइंग बहुत खराब है मेरी। क्या कह रहे हो बेटा? ग्राफ समझ नहीं आया वाला। अभी बता दूंगी अरिबा। अरिबा जब बोलती है तो बहुत गुस्से में होगी। क्या कह रहे हो? पहले मुझे आदर्श का लगता था ये गुस्से में बोलता है, आजकल मुझे अरिबा का लगता है। नहीं मैम, ऐसे समझ आती है, गुस्सा नहीं होंगी। अच्छा ठीक है, अभी बताते बेटा, पैराबोलिक, ठीक है। अब देखो, कोई एक, मान लो ये आपके पास एक्स वाई है, ठीक है, ये आपके पास एक्स एक्सिस ऐसे काट के बनाते हो ना, एक्स ऊपर प्लस वाई, नीचे माइनस वाई, पीछे माइनस एक्स, तो आपके पास जो चार्ज आ रहा था वो इस डायरेक्शन में आ रहा था। मान लो एक चार्ज है, ऐसे आ रहा था ना, ऊपर एक इसको खींच रहा है फोर्स, नीचे एक फोर्स खींच रहा है, और मैं कह रही हूँ भाई नीचे वाला फोर्स ज्यादा है, यानी नेट फोर्स नीचे की तरफ होगा ना, तो ये फोर्स अब सीधा ना जाके कि ये जो चार्ज है सीधा ना जाके कैसे होगा, ऐसे नीचे की तरफ घूमना शुरू करेगा कि नहीं करेगा? बोलो अरे बा। यस मैम। ठीक है, तो दिस इज डाउनवर्ड पैराबोलिक। एक चीज सीधी जा रही थी, आप मान लीजिए आप सीधा भाग रहे हो और आपका दोस्त किसी तरफ एक फोर्स लगा दे, तो आपका जो ट्रेजेक्टरी है घूम जाएगा ना,
सेम टू सेम चीज चार्ज में है भाई, उसके ऊपर एक फोर्स था, नीचे एक फोर्स था, नेट फोर्स अब डाउनवर्ड है, ठीक है। अब उस डाउनवर्ड फोर्स की वजह से क्या होगा, उसका जो स्ट्रेट लाइन पाथ था वो थोड़ा सा कर्व पाथ हो जाएगा, इसको बोलते हैं डाउनवर्ड पैराबोलिक। क्लियर है सबको? अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है जिसमें प्यारे से फिजिक्स लगेगी आपको, मतलब मैम फिजिक्स। y और x एक्सिस किसको डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर? क्या चीज बेटा? y और x एक्सिस किसको डिनोट कर रहे हैं? मैं फील्ड को। एक्सिस को, ओनली एक्सिस, मतलब वो हम एक्स और वाई में स्टडी कर रहे हैं कि उसका ट्रेजेक्टरी किधर है, ठीक है, मैम। पाथ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड नहीं है वो, ठीक है। मैम यस बेटा। मैम मतलब इसमें फर्स्ट केस में जो नेट फोर्स लगेगी वो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में लगेगी। जी बेटा। और अच्छा ओके मैम। चलो अब थर्ड केस पे आ जाते हैं। बड़ा भी हो गया, इसमें छोटा केस भी इंक्लूड हो गया, कौन सा रह गया बता दो जरा। इक्वल वाला। मैम इक्वल वाला। इक्वल वाला? अरे स्लाइड ही खत्म हो गई, इक्वल वाला कहाँ बताएं आपको, यहाँ बताते हैं। जो आपके पास थर्ड पॉइंट है, जब दोनों फोर्सेस बराबर हो जाए, इस केस को आप यूज करते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर में, वेलोसिटी सेलेक्टर। अब देखो ध्यान से, प्लेट्स दोबारा बना रही हूं, ये प्लस 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 लिया था आप लोगों ने, ये माइनस 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 लिया था, और अंदर इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड था इस तरह, और एक चार्ज आ रहा था इस तरह, चार्ज क्यू था, मास एम था, ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स आपने निकाला, क्यू ई लगेगा इसके ऊपर, मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा, क्यू वी बी लगेगा, यही था ना, था कि नहीं था? यस मैम। अब इन दोनों को बराबर करना है हमको, ये आपके पास नीचे की तरफ ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों बराबर है, यानी कि क्यू ई इज इक्वल टू क्यू वी बी। यहां से वेलोसिटी देखो इस चार्ज की क्या आई, ई बाय में बी। दिस रेशियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर न्यूमेरिकल्स, आपके छोटे मोटे क्वेश्चंस बनते हैं इसके ऊपर। अब देखो, जब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, V परपेंडिकुलर टू E, V परपेंडिकुलर टू B, ये केस हो, एंड V का जो रेशियो है वो E बाय B हो, इन केसेस में क्या होता है आपके पास, अनडिफ्लेक्टेड चला जाएगा, ठीक है। ऊपर देखो, ऊपर आपके पास फोर्स क्या है और नीचे फोर्स क्या है वो आपको पता है, दोनों बराबर बोल रहे हो, बराबर बोल रहे हो तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा ना, करेगा कि नहीं? यस मैम। चार्ज मूव्स इन स्ट्रेट लाइन, सीधा मूव करेगा। अब हमारे लिए इतना काम का क्यों है, सपोज न्यूक्लियर डिके हो रहा है, तो न्यूक्लियर डिके में बहुत सारे बीटा पार्टिकल्स का एमिशन होता है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर करोड़ों हजारों लाखों पार्टिकल्स आ रहे हैं आपके इस डायरेक्शन में, और सभी पार्टिकल्स का वेलोसिटी सेम नहीं होता, ठीक है, वो अलग अलग आपके पास वेलोसिटी है। आपको चाहिए कि एक बीटा पार्टिकल जिसका वेलोसिटी है x, आपको एक ऐसा बीटा पार्टिकल चाहिए जिसका वेलोसिटी x हो, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहां पर एक स्लिट लगा देते हैं, ठीक है। और हम क्या करेंगे, जो भी आपको वेलोसिटी चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे वेलोसिटी चाहिए x को हम सेट करेंगे E बाय B से। आपने मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड को सेट कर दिया, अब आप मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करते जा रहे हो, जब E बाय B का रेशियो x बन जाता है, उस केस में क्या होगा, जो आपके पास बीटा पार्टिकल ये वाला वेलोसिटी का आएगा, वो अनडिफ्लेक्टेड स्लिट के अंदर जाके कलेक्ट हो जाएगा। आई बात समझ में? दोबारा सुनो, बहुत सारे लाखों करोड़ों पार्टिकल्स आ रहे हैं जिनका अलग अलग वेलोसिटी है, मुझे कोई एक पार्टिकल चाहिए जिसका वेलोसिटी x हो। आई बात समझ में? जिसका वेलोसिटी क्या हो, x हो, वो मुझे स्लिट के अंदर कलेक्ट करना है। उस केस में क्या करते हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होना चाहिए, वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। जब आपके पास E बाय B का रेशियो इस x के बराबर हो जाएगा, वो वाला पार्टिकल ही तो अनडिफ्लेक्टेड जाएगा, अदरवाइज तो सारे डिफ्लेक्ट हो जाएंगे ना, बोलो। यस मैम। बाकी सारे तो डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। सपोज आप अगर ये कहते हो कि आपके पास FM, यहाँ पर FM इज ग्रेटर देन FE, FM आपके पास क्या है, QVB इज ग्रेटर देन QE,
यानी आपके पास v जो है वो ग्रेटर देन e बाई बी है ना, और इस केस में क्या आपके पास q v b इज लेस देन, आपके पास आएगा QE, यानी कि V आपके पास लेस देन है QVB इज इक्वल टू Q, तो V आपके पास लेस देन हो जाएगा E बाई बी। तो इन दोनों केसेस में तो आपने देखा ना डिफ्लेक्शन हो रहा था, जब वेलोसिटी ग्रेटर देन E बाई बी है और जब वेलोसिटी लेस देन E बाई बी है तो उन केस में तो डिफ्लेक्ट हो गया, स्ट्रेट लाइन जाएगा ही नहीं। जैसे ही वेलोसिटी E बाई बी के बराबर हुई वही पार्टिकल तो स्ट्रेट लाइन जाएगा और वो स्लिट में जाके इकट्ठा हो जाएगा। तो आप ऐसे पार्टिकल्स को निकाल सकते हैं, मतलब आप क्या कर सकते हो अपने हिसाब से अपनी मर्जी से जो वेलोसिटी आपको चाहिए आप वो पार्टिकल्स वहां पर कलेक्ट कर सकते हो, जो भी चाहिए उसका जो वैल्यू है v का उसको सेट करो e बाई बी से। जब आपके पास ये वैल्यू, मान लीजिए मैंने e का कुछ वैल्यू फिक्स किया, मैंने b को वेरी करना शुरू किया, जब आपके पास x के बराबर हो जाए उस केस में क्या हो जाएगा v इज इक्वल टू e, मतलब ये जो भी आपको वेलोसिटी चाहिए वो e बाई बी के बराबर आ गई। ये बराबर कब होती है E बाई बी के, जब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है बराबर होता है, यानी कि अब जो पार्टिकल है वो स्ट्रेट लाइन में अनडिफ्लेक्टेड स्लिट में जाके टकराएगा। आई बात समझ में? ये होता है वेलोसिटी सिलेक्टर। दोबारा रिपीट करूं? नो मैम, समझ आ गया। यस मैम। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं तक रखेंगे, इसमें हमारे सारे केसेस। मैम रिपीट कर दो। यस बेटा, हम एक बार और रिपीट कर दो। बिल्कुल कर देते हैं। देखो हम इक्वल करके वेलोसिटी सिलेक्ट कर रहे हैं इसमें। हाँ, आप देखो पहला केस ये समझो, पहला केस आपके पास क्या है, जब आपके पास मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड से ज्यादा है तो आपको दिख रहा है कि उस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी E बाई बी रेशियो से ज्यादा आ रही है। जब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेटर है मैग्नेटिक फील्ड से तो आपको दिख रहा है वो वेलोसिटी E बाई बी से कम आ रही है। तो दोनों ही केस में चार्ज डिफ्लेक्ट होगा ना। मान लो एक चार्ज आया तो ऊपर चला जाएगा, एक में नीचे चला गया, मुझे यहाँ स्लिट में इकट्ठा करना था, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो वेलोसिटी मुझे चाहिए है उसको मुझे E बाई बी के बराबर लाना पड़ेगा। जैसे ही बराबर आई वो डिफ्लेक्ट नहीं होगा, सीधा स्लिट में आके इकट्ठा हो जाएगा। आई बात समझ में? यस मैम। ठीक है, ये कंडीशन है कि v जो भी वेलोसिटी आपको सेलेक्ट करनी है, जो भी आपको स्लिट में लेके जानी है, क्या करना पड़ेगा आपको, उस वेलोसिटी के बराबर होना चाहिए E बाई बी का रेशियो। जैसे ही बराबर होगा वो अनडिफ्लेक्टेड स्ट्रेट लाइन में स्लिट में आके इकट्ठा हो जाएगा। अभी क्लियर है? आप क्या करते हो, ऐसे नहीं करते, आपकी इन जनरल एक्सपेरिमेंट का बता रही हूँ कि ऐसे बहुत रैंडम जा रहे हैं। आप क्या करते हो, एक बीम लेते हो, ऐसे बीम, बहुत पतली सी बीम को आप लेके जाते हो, उसमें आपके पास बहुत सारे लाखों पार्टिकल्स है। तो कुछ आपके पास क्या होंगे जिनकी वेलोसिटी ग्रेटर देन E बाई बी होगी, कुछ आपके पास लेस देन E बाई बी होगी, वो आपके पास डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। उस बीम के अंदर से वो पार्टिकल सीधे जाएंगे जिसमें वेलोसिटी E बाई बी के बराबर है। आई बात समझ में? अब क्लियर? अब इसमें 100 न्यूमेरिकल्स हैं, ये आप लोग होमवर्क में ट्राई करेंगे। तो जिसको यहाँ तक करना था वो जा सकता है, अब जिसकी प्रॉब्लम है वो रुक जाओ।